कैसे हैं आप सभी ट्वेल्थ के मेरे प्यारे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, माय सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं जो आपको चैप्टर कराने वाला हूँ जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 10 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन को उसके अंदर काफ़ी काम आ सकता है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको ये वीडियो देखो ऐसी रहेगी कि इसके अंदर मैं जो आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपका मान लो ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं इसमें कोई नोट्स नहीं दिखाने वाला, कोई चीज़ नहीं करने वाला, उसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये क्लास वर्बली रहेगी एंड काफ़ी अच्छे आपको हो जाएगा आपका चैप्टर रिवाइज। तो अगर आप इसके ज़्यादा क्लास को देख रहे हैं आपका बढ़िया वन शॉट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको लिसन करना है, सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात इसके अंदर टॉपिक आता है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। किस किस को एक्वायर करना? नॉलेज को, स्किल्स को एंड हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उनको, थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो हम नॉलेज, जो हम स्किल, जो हम अपनी एबिलिटी एक्वायर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं। उसकी प्रोसेस को, उसको नहीं बोलते, उसकी प्रोसेस जो होती है ना, स्किल्स को एक्वायर करने की, नॉलेज को एक्वायर करने की और अपनी जो हम एबिलिटीज़ बनाते हैं उनको एक्वायर करने की, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। अब मैं इसके सेकंड फैक्टर की बात करता हूँ जो कि है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? बेसिकली ट्रेनिंग हमने पढ़ ली, एक्वायर करना नॉलेज को, स्किल्स को, एबिलिटीज़ को, जो उसकी प्रोसेस होती है उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? जैसे कि आपको उसके नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्पोर्ट्स के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, एक तो फिजिकली जो ट्रेनिंग होती है एंड एक मेंटली प्रिपरेशन। एक तो हम फिजिकली प्रिपेयर करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एंड देन वी प्रिपेयर मेंटली फॉर दैट स्पोर्ट्स। एथलीट्स गो थ्रू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड रीच देयर गोल्स। उसके अंदर क्या करते हैं? एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कोई भी बैट्समैन है, उसके मान लो अगर एक मैच में 35-40 रन लगते हैं, वो ट्राई करता है अगले में 60-70 रन मारने की, और फिर अगर उसकी इम्प्रूव हो जाती है तो वो कोशिश करता है सेंचुरी लगाने की। ठीक है, और वो एक बढ़िया, हर बार एक बढ़िया रन स्कोर करना चाहता है। ठीक है, तो वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की एक वजह से ये चीज़ें आती हैं और मेंटली प्रिपेयर करता है। अगर जो हम बैट्समैन होता है हमारा, वो बॉल फेस करता है, कितने भी बॉलर्स जो आते हैं सामने वाली टीम के, उनके खिलाफ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है कि भाई जिसकी भी बॉल आएगी मेरे को रख के मारने हैं, चौके छक्के मारने हैं, किसी भी ये नहीं करना कोई बॉल जा रही है, अपना पूरा 100% देना है। तो ये चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये दो टॉपिक मैंने आपको इसके अंदर के बता दिए। तो इसके अंदर एक और चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब टर्म है क्या, जिसका नाम है टैलेंट। अब टैलेंट है क्या? ये एक एप्टीट्यूड है या एक एबिलिटी है। ठीक है, एप्टीट्यूड और इनेट एबिलिटी जो पहले से होती है बंदे के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, वो बंदा एन इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर और एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है किसी भी टास्क को विद ईज़। ठीक है, ईजिली परफॉर्म कर पाता है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो इसको बोलते हैं हम टैलेंट। कोई एक्टिविटी जिसको बड़ी आसानी से कर पा रहा है कोई बंदा बिना किसी डिफ़िकल्टी के, उसको हम बोलते हैं उसका टैलेंट है भाई ये। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस आती है, इसके अंदर हम उसको पढ़ते हैं। अगर मैं यार सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना भाई, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है क्या, तो आपकी बुक में एक प्यारी सी लाइन है, उसको पढ़िएगा। इज़ द सर्च फॉर यंग एथलीट्स। किसकी सर्च करना? यंग एथलीट्स की सर्च करना, जिनके पास क्या है, पोटेंशियल है इलाइट एथलीट्स बनने का, नेक्स्ट लेवल एथलीट्स बनने का, लेजेंडरी एथलीट्स बनने का। उनके पोटेंशियल है और वो यंग एथलीट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको उस लेवल तक पहुंचाने में मदद करना, ये कोचेज़ का काम होता है। तो ये दो टर्म हो गए। अब इम्पोर्टेंस क्या है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, जो बुक में दे रखी है आपके, उसके हिसाब से 4 पॉइंट बनते हैं। समझाता हूँ मैं आपको। डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट टैलेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? डिस्कवर करना है ग्रेट टैलेंट को। इसके अंदर क्या देखा है? बाय डिस्कवरिंग पोटेंशियल एथलीट्स एट अ यंग एज, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोचेज कैन प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू हेल्प देम डेवलप देयर टैलेंट एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। भाई जो कोचेज होते हैं उनको क्या करनी चाहिए? नेसेसरी ट्रेनिंग देनी चाहिए, इक्विपमेंट देनी चाहिए, सपोर्ट कराना चाहिए, ताकि वो क्या बन सकें, जो अपने फुल पोटेंशियल पे है ना वो वर्क कर सकें। उसके लिए उन्हें पूरी ट्रेनिंग, पूरी फैसिलिटी, सब कुछ मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द हिडन टैलेंट। सबसे बड़ी बात है, हमें हिडन टैलेंट की पहचान करनी आनी चाहिए एज अ कोच। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग हिडन टैलेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु मे हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड बट हु मे नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड थ्रू ट्रेडिशनल मैथड। अब पता क्या बात है? ट्रेडिशनल कुछ मैथड है जिसकी वजह से कई बार कुछ बंदे सिलेक्ट नहीं हो पाते, कुछ लोगों की पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि उनका टैलेंट शो केस नहीं हो पाता कई जगहों पे।
तो उन्हें मौके मिलने चाहिए और हिडन टैलेंट को हमें सामने लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और जब वो हिडन टैलेंट सामने आ जाए उसके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए, ठीक है। अब बिल्डिंग स्किल्स एट द अर्ली स्टेज, कुछ हमें जो स्किल्स है ना बच्चों के अंदर, अगर मान लो किसी को क्रिकेट में जाना है तो उसे थोड़ा सा मतलब एक तो पैशन ही होता है गाइज, तो और भी चीज़ें हैं, तो उसमें तो अर्ली एज पे अगर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेगा तो बट श्योरली बना। बाय बिल्डिंग स्किल्स एट एन अर्ली स्टेज इंडिविजुअल्स कैन डेवलप द फाउंडेशन दे नीड टू एक्सेल, उनको वो फाउंडेशन मिल जाती है जिसमें वो एक्सेल करना चाहते हैं। चौथी चीज़ है हेल्प्स इन फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंट एसेट फॉर द कंट्री। अब जो बंदा शुरू से ही इतना काबिलियत होगा, पोटेंशियल भी होगा और अर्ली स्टेज से काम करेगा तो फाइनली वो क्या बनेगा भाई, एक एसेट बनेगा देश के लिए। और एसेट आप सभी को पता है क्या है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, और कॉमर्स के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे, वैसे तो सब देख सकते हैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के पेपर आ जाती है, फिजिकल एजुकेशन सबके उसके अंदर चॉइस में। उसके बाद ये बताता है कि इसके अंदर कि बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग टैलेंटेड एथलीट्स आर कंट्री कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम और ग्रुप। स्ट्रॉन्ग टीम और ग्रुप बने, जैसे हमारी कंट्री की स्ट्रॉन्ग टीम है इंडियन टीम, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, काफ़ी मज़ा भी आएगा उसके देखने में, तो बढ़िया से अपना पेपर दो और चैंपियन ट्रॉफी के मजे भी लो। इंडिविजुअल्स हु कैन कम्पीट एंड एक्सील इंटरनेशनल स्टेज पे, जो वो इंटरनेशनली स्टेज पे कम्पीट करते हैं। तो इसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा है कुछ 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड क्या टैलेंट, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस के साथ कुछ उसकी इंपॉर्टेंस पड़ी है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया। अंदर भाई जो हम टैलेंट क्या है ना, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है ना, और टैलेंट डेवलपमेंट को हमने 5 फेज़ के अंदर बांट रखा है इसके अंदर बुक के अंदर। तो अभी देखते हैं कि वो 5 फेज़ क्या है। टैलेंट डिटेक्शन, सबसे पहले क्या करते हैं हम, टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मर्स हु आर नॉट करेंटली इन्वॉल्व्ड इन द स्पोर्ट्स इन क्वेश्चन, ठीक है, उनको पहले आइडेंटिफाई करना जो कि अभी वो स्पोर्ट्स में नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरी बात है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, पहले तो डिटेक्ट कर लिया कि कौन है, ठीक है, बंदे को ढूंढना, अब उसमें आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, ठीक है ना। जो पहले तो स्पोर्ट्स नहीं खेल लिया पहली बात, अब दूसरे में क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, वो मैंने ढूंढ लिया है उसको। रिकॉग्नाइजिंग पार्टिसिपेंट्स विद पोटेंशियल एट एन अर्ली एज टू बिकम एलाइट परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उन्हें एलाइट परफॉर्मर बनाना है फ्यूचर के अंदर, तो उन्हें पहले जो पोटेंशियल वाले हमारे यंग एथलीट्स हैं उनके अंदर हमें टैलेंट को फाइंड करना पड़ेगा, उनके पोटेंशियल जिनके पास है उनको फाइंड करना पड़ेगा, तभी वो टैलेंट की चीज़ें आएंगी ना। अब टैलेंट डेवलपमेंट क्या है, अब पोटेंशियल है, यंग एथलीट है, अब उसका जो टैलेंट है उसको डेवलप करना है ताकि वो एलाइट एथलीट बन सके, उसी को हम टैलेंट डेवलपमेंट बोलते हैं। In English, providing athletes with a suitable learning environment to accelerate realize their potential। भाई हम एथलीट को एक सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर सके, वो एसेलरेट कर सके, ठीक है, और अपने क्या नाम रियलाइज़ कर सके भाई मेरा पोटेंशियल है क्या। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, कईयों को पता भी नहीं है उनका पोटेंशियल क्या है, वो कितने लेवल पे उखाड़ सकते हैं, तो प्लीज़ अपना पोटेंशियल फाइंड करें और जितना हो सके इन चीज़ों को उतना बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है। गिव योर 100% इन द एवरी सिचुएशन, ठीक है, और अगर तुम पेपर भी दे रहे हो ना बोर्ड्स के, गिव योर 100% भाई। कंपोनेंट्स ऑफ, रुक जाओ अभी तो है इसके, उसके बाद टैलेंट डेवलपमेंट होगी। अब चौथी चीज़ आती है टैलेंट सिलेक्शन। द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हु डेमोस्ट्रेट perquisites level of performance largely involve the traditional approach to talent identification and development। भाई ये ongoing प्रोसेस चलती है, इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं उसको जिसको हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर टू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट जिसकी हमें करनी है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जो भी बंदा होता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो भी एथलीट होता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगली चीज़ है जो है टैलेंट ट्रांसफ़र। अब टैलेंट ट्रांसफ़र पे फोकस किया जाएगा। ये क्या है सर, फोकस इज ऑन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्पोर्ट टू अनदर स्पोर्ट वेयर देयर आर मोर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सक्सीड। हम ट्रांसफ़र करते हैं वन स्पोर्ट टू अनदर वेयर देयर आर मोर सिग्निफिकेंट। अगर मान लो हमने कोई टैलेंट देखा, किसी बच्चे में टैलेंट है, अब हमने देख लिया भाई ये इस स्पोर्ट्स में तो अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ कोई स्पोर्ट है उसको खेलने का टैलेंट बहुत अच्छा है। जैसे अब मान लो किसी में क्रिकेट का टैलेंट अच्छा नहीं होगा, लेकिन फुटबॉल का टैलेंट क्या पता बहुत अच्छा हो, वैसे क्या पता किसी को टेनिस का अच्छा हो, किसी में रेसलिंग का हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और सबके
जो है ना पोटेंशियल अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, तो उनको जो कोचेज़ है उनको बताना चाहिए कि आप इसमें ले सकते हो, इसमें आपका बेटर काम हो सकता है, और कोचेज़ ये करते भी है। अब कंपोनेंट्स क्या हैं टैलेंट आइडेंटिफाई करने के, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। फिजिकल असेसमेंट, सबसे पहले तो फिजिकली बंदा फिट होना चाहिए। दिस कैन इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हाइट, हाइट कैसी है, वैसे कई चीज़ों पर आ जाती है हाइट मैटर करती है। अब जैसे मान लो कबड्डी स्पोर्ट्स है, अब जितनी हाइट होगी, जितनी मतलब ज़्यादा ही हाइट होगी वैसे तुम लगा लो, तो उतना उस बंदे को आसानी हो सकती है लाइन क्रॉस करने में, ठीक है, थोड़ा ईज हो जाता है वैसे। वेट, बॉडी कंपोजिशन एंड अदर फिजिकल करेक्टरिस्टिक, वेट हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया एंड अदर, ये चीज़ें कई जगह स्पोर्ट्स में किसी को एडवांटेज देती है तो किसी को डिसएडवांटेज देती है, ठीक है। एज वेल एज फिजिकल टेस्ट सच एज स्प्रिंट कैसी मार रहा है, जंप कैसी कर रहा है, और एंड्योरेंस टेस्ट कुछ होते हैं इसके अंदर, फिजिकल असेसमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और भाई मैं ये नहीं कह रहा कबड्डी में खाली कि इसकी सिर्फ हाइट लंबी है, वो अगर सोचे भाई मैं ही प्लेयर बन जाऊँगा, नहीं हो सकता ऐसा। उसके लिए कबड्डी की स्किल्स भी आनी चाहिए, तभी जाके काम बन सकता है। अब कुछ कबड्डी में यार सभी टाइप के प्लेयर होते हैं, ठीक है, हाइट फिर वहाँ मैटर इतनी नहीं करती, बट ये चीज़ मैं कहूँगा कि अपना फोकस करके चीज़ें करनी चाहिए। अगर स्किल आ गई ना फिर तो बंदा हर चीज़ कर जाता है, ठीक है, अपना बस मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट, दूसरा कंपोनेंट जो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का। दिस कैन इंक्लूड टेस्ट दैट मेजर ट्रेड्स सच एज मोटिवेशन। अब ये ट्रेड मेजर करता है कि मोटिवेशन कितना है, सबसे पहली बात, फोकस कितना है बंदे के अंदर गेम के प्रति अपने, एंड मेंटल टफनेस, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है बंदा। भाई कई जगहों पे ना फिजिकल टफनेस से ज़्यादा जरूरी होती है मेंटल टफनेस। जब मेंटली बंदा टफ रहेगा नहीं गेम में तो बंदा कुछ भी कर सकता है, कितनी डिप्रेसिंग सिचुएशन आ जाए। मैंने देखा है कि विराट कोहली जो हमारे इंडियन टीम के प्लेयर हैं सर, उन्होंने कहाँ से कहाँ, पाकिस्तान के खिलाफ मैच ऐसा हो गया था एक, जो आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें जीतना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था, बट विराट कोहली सर खड़े थे एक एंड से और लगाते गए शॉट्स, और हम जब वो मैच जीते तो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था सभी के लिए। तो कितनी भी चीज़ें खतरनाक हो, आगे चीज़ कितनी भी दिख रही हो भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, चीज़ें करनी डिफिकल्ट हो रही है, बट भरोसा बना कर रखना है, चीज़ें हो जाएंगी खुद पे। इसलिए कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गेम के अंदर कैसे हैं क्वेश्चन वगैरह उससे पूछे जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसकी देखी जाती हैं। तीसरा है टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट क्या है, दिस कैन इंक्लूड असेसमेंट ऑफ स्किल स्पेसिफिक एबिलिटीज़। स्किल स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के अंदर सर्च की जाती हैं, चेक की जाती हैं, सच एज बॉल हैंडलिंग, बॉल को कैसे हैंडल कर रहा है बंदा, शूटिंग कैसे कर रहा है शूटिंग के गेम में, पासिंग इन टीम स्पोर्ट्स। अब पासिंग बहुत जरूरी होती है टीम स्पोर्ट्स के अंदर, टीम वर्क बहुत जरूरी होता है टीम स्पोर्ट्स के अंदर मेजरली, और स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स कैसी उस बंदे की, सच एज जिम्नास्टिक्स और डाइविंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं टेक्निकल असेसमेंट के अंदर। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट। अब गेम के बारे में कितनी समझ है, जिस गेम का प्लेयर है वो उसको उसके बारे में, गेम के बारे में खुद कितनी समझ है, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड असेसमेंट ऑफ टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग। टैक्टिक की अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस बंदे की गेम के लिए अपने। असेसमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, तो उसके अंदर सही आ जाती हैं एबिलिटीज जोन सी होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की और डिसीजन मेकिंग की। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो डिसीजन मेक करना कि कब किस प्लेयर को रेस्ट देना है, कब किस प्लेयर को बुलाना है, ठीक है। कबड्डी का एग्जाम्पल ले लो, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं से, मतलब कबड्डी का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रेड नहीं आ रही तो किस बंदे को भेजे कि वो रेड पॉइंट ला सके, अगर रेड पॉइंट्स नहीं है। सो आई मेडिकल असेसमेंट। मेडिकल असेसमेंट, दिस कैन इंक्लूड असेसमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ एज वेल एज स्क्रीनिंग्स फॉर एनी कंडीशन और इंजरीज दैट कुड इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। इसके अंदर हम मेडिकली चेक करते हैं कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी तो नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो उस बंदे को जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे बेसिकली। उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, जैसे 5 मैचेस खेले एक बंदे ने, मैं अगर क्रिकेट में अगर हमको मेजर करनी हो, बट कई बार क्राइटेरिया सही नहीं रहता, ठीक है।
कई बार कुछ लोग कहते हैं इतने मैचेस में होना चाहिए, कुछ इतने में करते हैं, लेकिन जो बोर्ड होते हैं ना, सिलेक्शन बोर्ड कह लेते हैं कुछ, ठीक है, तो वो जो सेलेक्ट करते हैं उनके अपने जो होते होंगे, ठीक है भाई। तो उसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। किसी ने 5 मैच खेले, ठीक है, 500 रन बना दिए भाई, 100 का एवरेज, मतलब है थोड़ी वैसी बात, लेकिन क्या कभी कभी बन भी जाते हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब किसी ने मान लो एक में 25 मारे हैं, एक में 75 मारे हैं, 15-20, मतलब ऐसे रन मारे हैं, तो उसके बेस्ट रन देखे जाते हैं, कैसा परफॉर्म कर रहा है और कितने आगे मैचेस में क्या इंप्रूव कर रहा है, या फिर वो इंप्रूव करने में उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ये चीज़ें देखी जाती हैं एज अ सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें ये भी हो गया गेम स्टैटिक्स साइकोलॉजिकल मेजर सच एज हार्ट रेट, पावर आउटपुट। जैसे कुछ गेम होते हैं जिनके अंदर हार्ट रेट देखा जाता है, उसके अंदर पावर आउटपुट देखा जाता है, इसमें पावर के गेम होते हैं। तो वह है जेनेटिक असेसमेंट। दिस कैन इंक्लूड जेनेटिक टेस्टिंग फॉर सर्टेन जेनेटिक वेरिएशन दैट आर एसोसिएटेड विद द इम्प्रूवमेंट एथलेटिक परफॉर्मेंस। ये जेनेटिक टेस्टिंग होती है, कुछ सर्टेन जो उसके बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन, उनको टेस्ट किया जाता है, सिंपल सी बात है, और क्या वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं या दिक्कत दे रहे हैं, तो ये चीज़ चेक की जाती है। 8वां है सोशल एंड इमोशनल असेसमेंट। भाई सोशली बंदा कैसा है, क्या इमोशंस पे उसको काबू है या नहीं है, क्योंकि गेम्स के अंदर भी ना इमोशन पे काबू होना बहुत ज़रूरी की बात है। जो अगर इमोशंस पे काबू हो गया भाई, तुम हर गेम जीत सकते हो, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हर चीज़ हो जाती है, बस ये चीज़ नहीं हो पाती कई बार, ठीक है। हार्ड वर्क भी बंदा कर लेगा, चीज़ भी बंदा कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट जहाँ बात इमोशन की आती है वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाए। बस इमोशन को कंट्रोल कर लो, बस सही बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों में जीत जाओगे भाई। कैन इंक्लूड असेसमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ एथलीट एंड इम्पैक्ट ऑफ दैट फैक्टर्स कैन हैव ऑन देयर परफॉर्मेंस। मान लो क्रिकेट में भी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, बुली वगैरह होते हैं कि टेस्ट मैच चल रहा है, वो तो सभी आपको पता होगा क्या एग्रेशन होता है, क्या चीज़ होती हैं, कुछ कुछ बोला जा रहा है। अगर मान लो तुमने मतलब फोकस होना चाहिए क्रिकेट प्लेयर की तरह, कि अगर बॉल आ रही है तो सिर्फ बॉल पे फोकस होना चाहिए, किसी और की बातों पे फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा फोकस बनाना पड़ता है अगर प्लेयर बनना है, ठीक है। तो उस फोकस के लिए मेहनत करनी है और काम चीज़ें करनी चाहिए, तो वो चेक किया जाता है जिसका बढ़िया फोकस है, ठीक है, जो इमोशन कंट्रोल कर रहा है, बेसिक सी बात है, इमोशन ही कंट्रोल करने पड़ते हैं, तो वो बंदा बढ़िया प्लेयर बन जाता है, ठीक है। तो ये 8 मैंने आपको बता दिए कंपोनेंट्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मज़ा आ गया हो गया गाइज। तो अब तक अगर आपको पता लगा है, कुछ ना कुछ आपकी मदद हुई है, तो प्यारा सा एक सब्सक्राइब भी कर देना। ये गाइज मैं आपकी कुछ एक इंट्रोडक्शन कराता हूँ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल होती हैं, ये होती हैं 3 प्रकार की, माइक्रो, मीज़ो और मैक्रो, और इनमें से क्वेश्चन आता है। जी हाँ, पिछले साल के अगर बोर्ड्स देखे जाएँ और पिछले से पिछले देखे जाएँ तो वो आता है क्वेश्चन, तो एक बार अच्छे से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मीज़ो साइकिल, जो माइक्रो साइकिल पढ़ते हैं पहले हम। अब माइक्रो साइकिल इज द शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल को क्या बोलते हैं हम, माइक्रो साइकिल, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल 3 to 10 days, 3 से 10 दिन की होती है, और इन केस ऑफ इंटरमीडिएट और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन दिस साइकिल लास्ट 5 से 10 दिन की हो सकती है, ठीक है। 5 से 10 दिन मतलब 10 दिन में तो एंड ही है, ठीक है। शुरू में 3 दिन में खत्म हो रही थी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल खत्म, ठीक है, फिर वहाँ 5 में खत्म हो रही है, चलो शुरू की थोड़ी ऐसी है, लेकिन 10 दिन में तो एंड होनी है, ठीक है। ये द लास्ट डे ऑफ द माइक्रो साइकिल प्रोवाइड्स एक्टिव रिकवरी एंड रिलैक्सेशन। लास्ट दिन पे क्या होता है भाई, बिल्कुल एक्टिव रिकवरी होती है और रिलैक्सेशन मिलती है आपको बिल्कुल, टू द स्पोर्ट्स पर्सन टू प्रिपेयर हिम फॉर ट्रेनिंग इन द नेक्स्ट माइक्रो साइकिल। किसके लिए, उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिसको अभी और ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, अभी और करना है अगर ले नेक्स्ट माइक्रो साइकिल में, उसके लिए वो रिलैक्सेशन उसको मिलती है, उसको एक्टिव रिकवरी मिलती है, ताकि उसे, क्योंकि अगला सेशन भी तो लगाना है ना ट्रेनिंग का। अब स्पोर्ट्स पर्सन को तो ट्रेनिंग के सेशन लगाने ही पड़ते हैं। के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, द फॉलोइंग आर द प्रोपोर्शन ऑफ हाई एंड मीडियम और लो लोड और अडोप्टेड इन द माइक्रो साइकिल। 3 प्रकार के लोड है, बेसिकली पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो 1:1 में आएगा सबसे पहले ए, उसके अंदर क्या है, एवरी डे ऑफ हाई लोड इज फॉलोड बाय अ डे ऑफ मीडियम लोड। इसके अंदर क्या कहा गया है, 1:1 के अंदर जो भी हाई लोड होगा, ठीक है, हाई लोड एवरी डे, जो हाई लोड का डे होगा ना उसको फॉलो किया जाएगा मीडियम लोड के साथ, ठीक है।
दूसरे में कहा गया है एवरी 2 days ऑफ हाई लोड आर फॉलोड बाय अ डे ऑफ मीडियम लोड। ठीक है, इसमें तो कहा गया है, एक पहले वाले में तो कहा गया है एक दिन हाई करेंगे एक दिन मीडियम करेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या बात की है 2:1, 2 दिन क्या करेंगे, 2 दिन फुल क्या करेंगे हम हाई लोड में, मतलब पूरा हार्ड काम करेंगे, और एक दिन क्या करेंगे मीडियम, मीडियम कोई चक्कर नहीं। इसमें क्या है सी में 3:1। अब 3:1 क्या डिफाइन करना चाह रहा है, एवरी 3 days ऑफ हाई लोड आर फॉलोड बाय अ मीडियम और लो लोड डे। बेसिकली लो की बात आई नहीं, पहले 2 में मीडियम ही चलाया हाई के बाद, 1 में पहले तो एक दिन हाई फिर एक दिन मीडियम, एक दिन हाई नहीं 2 दिन हाई, दूसरे में 2:1 में 2 दिन हाई एक दिन मीडियम, और लास्ट में क्या कहा गया है भाई 3 दिन तो हार्ड ट्रेनिंग करेंगे हम। ठीक है, फिर एक दिन या तो हम बिल्कुल लो कर लेंगे, ठीक है लो चले जाएंगे, या फिर मीडियम लेवल की ट्रेनिंग हम करेंगे। तो ये चीज़ बोली गई है। आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। द एक्चुअल माइक्रोसाइकिल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एथलीट नीड्स एंड गोल। ये वेरी करती रहती है, ठीक है, नीड है क्या है, गोल्स क्या है उस पर। सेकंड जो चीज़ है ना मेसोसाइकिल, मेसोसाइकिल को हम पढ़ लेते हैं। अब मेसोसाइकिल रेफर टू अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग ब्लॉक विद इन दैट सीजन, एग्जाम्पल इंड्योरेंस फेज। इंड्योरेंस फेज के अंदर जो ली जाती है, द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग साइकिल 3 से 6 हफ्तों का होता है भाई, ये थोड़ा सा लंबा है बेसिकली। एंड दिस इज टर्म्ड एज साइकिल ऑफ मीडियम ड्यूरेशन। मेसोसाइकिल क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग दैट इज डिजाइन टू अकम्पलिश अ पर्टिकुलर गोल। एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है इसके अंदर हम डिजाइन करते हैं उसको, क्यों, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक क्या होता है पार्टिकुलर गोल के लिए, एक कोई पार्टिकुलर मान लो कोई मतलब कोई बैक ट्रेन करनी है, मतलब चीज़ें ट्रेन करनी, जो भी चीज़ है, ठीक है, जो भी तुम्हें ट्रेन करना है, एक पार्टिकुलर गोल है तुम्हारा, उसको ट्रेन करने के लिए जो तुम बना रहे हो इसे, तो वो है मेसोसाइकिल। ठीक है, एंड कब हो रही है 3 से 6 हफ्तों के अंदर एंड हो रही है। ओके, 3 to 6 weeks. This specific tasks that are done during a mesocycle will depend on the sport and the individual athlete need, उसके नीड के हिसाब से करता है। ठीक है, और फोकस क्या करता है इसके अंदर एथलीट हमारा स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस और स्किल डेवलपमेंट में, जो फिटनेस के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए, और हमारी जो फिटनेस होती है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसके, मैं बता देता हूँ आपको, पॉइंट में थोड़ा बहुत समझ जाओगे इसे आप अच्छे से। भाई लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, मास्टरी ऑफ स्किल्स, जो स्किल होती है उसको लर्न भी करते हैं एक्वायर भी करते हैं। ठीक है, लर्न करके एक्वायर करते हैं बेसिकली। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग सच एज इंड्योरेंस रन, इंटरवल ट्रेनिंग, इंड्योरेंस जो रन लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग इंटरवल की जो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं बॉयज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा कई बार हाई लेवल पे कर लेते हैं जिम के अंदर बात कर रहा हूँ भाई। और स्किल स्पेसिफिक ड्रिल्स मार सकते हैं, और बेसिकली हर कोई चाहे एथलेटिक मैन और एथलेटिक वुमेन बहुत करते हैं ट्रेनिंग अपनी, सही बात है ना, क्योंकि एथलीट्स ही बहुत ज़्यादा लेवल पे कर लेते हैं। रिकवरी होती है इसके अंदर, एडजस्टिंग करते हैं ट्रेनिंग प्लान को, चीज़ें करते हैं, इंजरी प्रिवेंटेशन मतलब करते हैं, इंजरी कोई हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी प्रयास करते हैं, उपयोग करते हैं जो भी है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि कैसे देंगे एग्जांपल अगर देना होगा। 2 very common mesocycle consist of 21 and 28 day training blocks. For example, a 25-year-old experienced competitor might use of 23/5 training pattern. Example, a 28-day mesocycle. This consists of 23 days of relatively hard followed by 5 days of recovery. अब किसी ने 28 दिन का फॉलो किया, एक 25 साल का लौंडा है, ठीक है, लड़का है, तो उसने फॉलो किया, 23 दिन हार्ड वर्क किया, फुल ट्रेनिंग मारी, और जो 5 दिन रह गए उसको रिकवरी में निकाल दिया। ठीक है, तो एक तो ट्रेनिंग ये होगी। इसलिए एक ओल्डर है, लेस एक्सपीरियंस एथलीट है, वो क्या चुन सकता है 16/5, 16/5 का। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली 21 दिन की मेसोसाइकिल होती है, 16 दिन हार्ड ट्रेनिंग, 5 दिन रिकवरी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल रेफर्स टू द सीजन एज अ होल। एक सीजन पूरे सीजन के लिए होती है, एक होल के लिए होती है। ठीक है,
इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइकिल, ये विच इनकॉपरेट्स ऑल 52 वीक्स ऑफ एनुअल प्लान एंड इंक्लूड और 4 स्टेजेस ऑफ पीरियोडाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। पूरे के पूरे 52 हफ्ते, ठीक है, निकल जाते हैं इसके अंदर एनुअल प्लान के लिए, और इंक्लूडिंग 4 स्टेज ऑफ पीरियोडाइज ट्रेनिंग सिस्टम। इसके अंदर एंड्योरेंस, इंटेंसिटी, कंपटीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकवरी और अल्टरनेटिव स्टेजेस कोड बी डिस्प्लेड है 4 पीरियड, 4 पीरियड के हिसाब से दिखाई जाती हैं। प्रिपरेशन, प्री कंपोजिशन, कंपटीशन एंड ट्रांजिशन, ये 4 चीज़ें होती हैं। प्रिपरेशन क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री कंपटीशन कंपटीशन से पहले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन के टाइम पे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एंड ट्रांजिशन, जो क्या ट्रांजिशन निकल के आई है। क्या बात है। माइक्रोसाइकिल इज एन एनुअल प्लान दैट वर्क्स टूवर्ड्स स्पीकिंग द गोल कंपटीशन ऑफ द ईयर, पूरे ईयर का जो गोल कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए, ठीक है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एथलीट चाहता है भी पीक पे जाना उसके नेशनल चैंपियनशिप के लिए, तो 1 साल से पहले जो ही कैन मार्क द डेट ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर पे वो डेट मार्क करेगा और क्या करेगा, वर्क करेगा उसके लिए, ताकि वो क्रिएट कर सके प्रोग्राम दैट अलाउज गोज टू पीक इन दैट टाइम। अब जैसे आईपीएल आने वाला है, आईपीएल भी आने वाला है ना, तो जो मान लो जो डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं ना, ये आईपीएल खेल रहे हैं, अभी इंटरनेशनल वो नहीं खेले, उन्होंने क्या किया होगा, डेट मार्क करी होगी या फिर मतलब कोई भी महीना मार्क किया होगा। पहले जब डेट स्पेसिफाई नहीं, जब डेट स्पेसिफाई हुई तो डेट भी कर सकते हैं भाई। उन्होंने क्या किया होगा कि अब जब वो आईपीएल खेले खत्म होता है तो मान लो जब भी उनका टाइम है, और मान लो जो सिलेक्ट हो गए, खरीद लिए गए किसी टीम के द्वारा, तो उनका फोकस होता है भाई कि कैसी परफॉर्मेंस, एक तो परफॉर्मेंस बढ़िया देनी होती है टीम के लिए, वो तो है ही, ऐसी परफॉर्मेंस दें कि अब की बार वो सिलेक्ट भी हो जाए इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो वो उस लेवल की ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। ये सच्चाई है वाइज, और काफ़ी तगड़े लेवल पर ट्राई मारता है हर कोई। क्रिकेट में कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, बट बंदे बहुत ट्राई मारते हैं और फिर निकल के आते हैं। एंड जो टैलेंट शो होता है ना, यंग टैलेंट आईपीएल के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है गाइस देखने में भी। तो अब इसके अंदर कुछ है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए और स्पीड को बढ़ाने के लिए, इन सभी टर्मों को मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं। अब सबसे पहली जो टर्म आती है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या बेसिकली एबिलिटी ऑफ मसल है, मसल्स की एबिलिटी है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस हो रही है उसको ओवरकम कर देती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज वेयर इट इज फिजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द डेली लिविंग, या तो हम डेली लिविंग में जो काम करते हैं उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, चाहे थोड़े लेवल पे चाहिए होती है बट चाहिए होती है, और मॉडरेट लेवल पे करते हैं फिर हाई लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। अब बैरो एंड मैगी क्या बोलते हैं इसके बारे में, द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ इट पार्ट्स टू एग्जर्ट फोर्स। बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है, मैं आपको कहूँगा आप ये वाली कीजिएगा क्योंकि रिलेटेबल है। द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी की कैपेसिटी, और यह किसी उसके एक पार्ट की कैपेसिटी, ठीक है, क्या कर रही है, एग्जर्ट फोर्स, फोर्स लगाती है, ठीक है। जो फोर्स एग्जर्ट कर दी है तो पूरी कैपेसिटी बॉडी की, होल बॉडी की, या फिर इसके पार्ट्स जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो पूरी बॉडी हो सकती है या किसी पार्ट की, ओके, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूं मैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में क्या चीज़ आती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली 2 प्रकार में बांटी जाती है। पहले तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ, और डायनेमिक के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड है ये, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो आइए समझते हैं इन सभी को। सबसे पहले मैं स्टैटिक स्ट्रेंथ पढ़ा देता हूँ आप सभी को, जिसके कोई टाइप नहीं है। उसके बाद इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन के अंदर रेजिस्टेंस को क्या करना, अगेंस्ट उसके एक्ट करना, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल भाई अगर हम ले लें तो इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अगर आइसोमेट्रिक नाम से आ जाए तो याद रखना स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनामोमीटर। स्टैटिक स्ट्रेंथ यूज्ड इन वेट लिफ्टिंग, इन फेस पावर लिफ्टिंग, पुशिंग द वॉल, ठीक है। पुशिंग द वॉल भी क्या है, एक क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसमें हम स्टैटिक पोजीशन में बैठे बैठे लगा रहे हैं, वो हिल नहीं रही दीवार, ठीक है ना, बट
फोर्स क्या है, लग रही है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल टू कैरी आउट वर्क अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। अब क्या लगा रही है, जिससे क्या हो रही है चीज, रेजिस्टेंस से क्या हो रही है, बॉडी मोशन में आ रही है। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कोल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जहाँ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ की बात हो वहाँ पे क्या लिखना है, डायनेमिक स्ट्रेंथ है। इसके 3 पार्ट है, पढ़ेंगे अभी। इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट्स, मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे पुशअप पुलअप्स, यार मूवमेंट हो रही है, पुलअप्स पुशअप्स रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ लगती है भाई पुशअप्स और पुलअप्स में। और डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स कर लेते हैं। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है भाई, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन अ सिंगल एफर्ट। एक सिंगल एफर्ट में कितनी मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं एक बारी में, सिंगल एफर्ट में, उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ यूज्ड इन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में चाहिए होती है, एक सिंगल एफर्ट के अंदर वजन उठाना पड़ता है, वो जो आप सभी को पता है वेट लिफ्टिंग में होता है। रेसलिंग, रेसलिंग के अंदर भी जब चाहे बंदे को पटकना हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके लिए एक सिंगल एफर्ट में कई बार बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। रेसलिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, थ्रोइंग में भी जितनी पावर से थ्रो कर सकते हो करो भाई बॉल को। इसके अंदर सब आता है, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में भी तो बस एक बारी सिंगल एफर्ट में जितना दूर फेंक सकते हो उतना फेंकना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जैवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो एटसेट्रा। सेकंड क्या होती है, सेकंड होती है हमारे पास जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। भाई रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम, एक्ट कर रहे हैं, खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं रेजिस्टेंस को विद हाई स्पीड, हाई स्पीड में कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड स्ट्रेंथ एबिलिटी। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेंथ एबिलिटी तो है ही है, बट ये स्पीड के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन टेक ऑफ जंपिंग इवेंट्स लाइक लॉन्ग जंप। अगर तुम लॉन्ग जंप ले रहे हो, तुम्हें एक टाइम पे स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, जब वो फेज आएगा तुम्हें जंप मारनी पड़ेगी। लेकिन जो तुम इतनी बड़ी लॉन्ग जंप लगाओगे उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, ट्रिपल जंप होगी, ठीक है ना। वो जंपिंग इन वॉलीबॉल, जब तुम स्मैश करने के लिए जंप करते हो वॉलीबॉल को, ठीक है, तो वो होगी। तो ये भी होती है हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तीसरी चीज़ जो आती है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है ना। तीसरी चीज़ जो आती है स्ट्रेंथ एंडोरेंस इसके अंदर, डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर। ये क्या है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटिग। फैटिग की कंडीशन के अंदर क्या करना, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, उसको बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एबिलिटीज। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है, एंड्योरेंस, क्योंकि फैटिग की बात होगी अब यहाँ पे, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस और रोड रेसेस। चाहे स्विमिंग के अंदर की बात करें, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस, भाई अगर एक तुम लॉन्ग लेवल तक ट्रैवल भी कर, मतलब एक मैराथन भी हो रही है, या स्विमिंग की भी बात करूँ, या फिर रोड रेसेस जो होती हैं, साइकिलिंग भी होती है, एक लेवल पे आके फैटिग होता है। लेकिन जब उस फैटिग के अंदर जो तुम स्ट्रेंथ लगा रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए क्या चाहिए, जरूरी इंड्योरेंस तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब उस लेवल पे तुम स्ट्रेंथ लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। कितना स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। तो आई होप आपको स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा समझ आएगा, इसके टाइप्स काफ़ी अच्छे समझ आए होंगे। बाकी गाइज जो भी बचा, क्योंकि है काफ़ी लंबा चैप्टर है, मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में गिरने की, और जितना हो सके, जितना ज़्यादा कंटेंट हो सके मैं डालने की ट्राई करूँगा। आपके बहुत अच्छे, मेरे लिए बहुत प्यारे व्यूज़ भी आए उस पर जो मैंने डाला था बिजनेस स्टडीज़ का, आपके जो प्रिपरेशन के लिए डाला था मैंने एक बढ़िया, कि कैसे, मतलब प्रिपरेशन नहीं था वो था फाइनल प्रेजेंटेशन, कैसे फाइनल प्रेजेंट करें पेपर को जिससे अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो 1 मार्क के लिए भी था वो, 3-4 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी था, इसके लिए भी, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए भी था। तो अब जो भी होगा इसके भी मैं शायद डाल दूँ, बट फिलहाल आपका पेपर है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसको आगे और बढ़ा दूँगा।
बट स्ट्रेंथ तक कर लें आप, स्ट्रेंथ भी कई बार आ जाती है। और मैं बताऊँ मेजरली कौन सी आती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ मेजरली पूछी जाती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कई बार आई है, देख लेना अच्छे से। जो मुझे पता था क्योंकि मैंने पेपर दे रखे हैं भाई ऑलरेडी। और भाई इस सब्जेक्ट में लगते हैं, नंबरों की वाट लगती है सब्जेक्ट में, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ भाई पढ़ लो। क्योंकि अगर तुम्हारे आ रहे होंगे ना बढ़िया अच्छे खासे परसेंटेज आ रही होगी, तुम्हारी परसेंटेज की ऐसी तैसी कर देगी, इसलिए कह रहा हूँ सब्जेक्ट को जरूर पढ़ो। क्योंकि मुझे पता है कोई ध्यान नहीं देता, पूरे साल कोई ध्यान नहीं देता इस पर। मेजरली 3 जो हमारे सब्जेक्ट है उन पर ध्यान देते रहेंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और ये बाद में बहुत बुरा ऐसे करता है। तो कहता हूँ भाई पढ़ लो, अब भी पढ़ लो, अच्छा खासा पढ़ लो और नंबर ले आओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो डिस्कवर आईडी को।